हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ आता है कंपनी में, और वो किसी भी अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ओके, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और भी कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो उनसे इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। और कोई भी अगर मेंबर्स डिसीजन लेते हैं और वो इलीगल है या फिर वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कंपनी के हित में नहीं है, देन वो जो डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट, वो हिंडर करेगा उन डिसीजंस को, यानी रोकेगा उनको, राइट। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और इससे कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कंपनी में जो लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इंक्रीज़ होगी, और शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। ये कैसे होगा? बिकॉज जो डायरेक्टर्स है वो कोई भी डिसीजंस नहीं ले सके, ताकि वो अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए। ओके, यानी अच्छी तरह काम करें, और इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वहाँ पे रखा जाता है कि कोई भी डिसीजन है वो गलत तो नहीं लिया जा रहा, या फिर उन डायरेक्टर्स के पर्सनल कुछ इंटरेस्ट की वजह से तो नहीं लिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एंड शेयर होल्डर ट्रस्ट को भी इंक्रीज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज़ की, यानी ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड है कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, यानी एनएसई या फिर बीएसई। ओके, तो ये होती है लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज में कितनी चाहिए रिक्वायरमेंट? एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी है उसका हमें 1/3 निकालना है, तो वही हमें मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। ओके, बट इस केस में एक दिक्कत आ सकती है। अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 हैं और उसका अगर हम 1/3 करें तो 3.33 समथिंग आएगा कुछ। तो उस केस में हमें क्या करना है? जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको राउंड ऑफ करना है एज 1, राइट। बिकॉज हम फ्रैक्शन डाउन नहीं कर सकते, मतलब 3.3 का 3 नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट, यानी मिनिमम चाहिए 1/3। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ एज 1 ही करना पड़ेगा, यानी 3.3 है तो 4 कर देंगे, 3.1 भी है तो भी 4 कर देंगे, राइट। तो कोई भी फ्रैक्शन होगा तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा एज 1, बिकॉज पॉइंट में हम अपॉइंट तो कर नहीं सकते डायरेक्टर्स, राइट। तो ये थी लिस्टेड कंपनीज़ की बात। अब बात करते हैं अदर पब्लिक कंपनीज़ की, यानी जो लिस्टेड नहीं है। तो इन कंपनीज़ में क्या? एटलीस्ट 2 चाहिए, बट इफ़ कुछ कंडीशंस दे रखी है, अगर वो फुलफिल होती है तभी रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है, अदरवाइज नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। तो वो 3 कंडीशंस कौन सी है? पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़, राइट। यानी एग्रीगेट लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट सब मिला के अगर एक्सीड हो रहे हैं 50 करोड़ से ज़्यादा, यानी एक्सीड हो रहे हैं 50 करोड़, देन वी हैव टू अपॉइंट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, तो अब बात करते हैं कौन लोग कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कोई भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर रहे हैं वो अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए। यानी इन तीनों में से कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर ये तीनों ही इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स होती है, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, राइट। एंड होल टाइम डायरेक्टर भी पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, तो उसका भी क्या मेन इंडिपेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है कि वो कंपनी में जब डिसीजंस, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, तब वो आके चेक करता है कि कोई भी तरह का डिसीजन ऐसा तो नहीं है जो इलीगल है, या फिर कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के इंटरेस्ट में जा रहा है। तो ये सब चेक करना होता है काम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो होल टाइम डायरेक्टर इज़ नॉट कैनॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड नॉमिनी डायरेक्टर तो पूरा ही डिफरेंट होता है, बिकॉज ये क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स जो होती है वो लगाती है नॉमिनी डायरेक्टर को, ताकि अगर किसी भी तरह का लोन ले रखा है कंपनी ने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो डायरेक्टर आता है
एज ए नॉमिनी डायरेक्टर, और वो चेक करता है कि जो फंड उन्होंने बैंक से लिया है वो यूटिलाइज ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो अब 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है इंटीग्रिटी। तो जो भी डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर रहे हैं वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, राइट। बट किसके ओपिनियन में? बोर्ड के ओपिनियन में, बिकॉज अपने ओपिनियन में तो हम पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होते ही हैं। इंटीग्रिटी क्या होता है? बेसिकली क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, राइट। एंड उसके मोरल प्रिंसिपल्स वगैरह जो होते हैं वो सब इंटीग्रिटी में आते हैं, राइट। स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो उसका जो ओपिनियन है बोर्ड का, उसके ओपिनियन में हम पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होने चाहिए। हम इन द सेंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी अपॉइंट होने वाला है, ओके। तो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्लस उसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए वर्क में अपने, एंड उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। तो ये था फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट ये तो छोटा सा क्राइटेरिया था, बट आने वाले जो क्राइटेरिया आएंगे वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल होंगे, राइट। तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो सेकंड बात करते हैं रिलेटेड, यानी रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो जो डायरेक्टर आएगा। अब आपको पता लग ही रहा होगा, बिकॉज जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो रिलेटेड होना ही नहीं चाहिए, ताकि वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सके। अगर रिलेटेड होगा किसी से तो वो इन्फ्लुएंस होगा, राइट। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए वो किसी भी अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड से या प्रमोटर से, कंपनी में किसी भी मेंबर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ओके। अब रिलेटेड में 2 पॉइंट आएंगे। पहला, वो न प्रमोटर होना चाहिए, ना ही अभी, ना ही पास्ट में कभी, राइट। प्रेजेंट में भी नहीं, पास्ट में भी नहीं, प्रमोटर वो नहीं होना चाहिए। कहाँ? न उसकी कंपनी में जहाँ वो अपॉइंट होने वाला है, न ही होल्डिंग कंपनी में, न सब्सिडरी कंपनी में, न एसोसिएट कंपनी में। इन चारों ही कंपनी में न वो प्रेजेंट में प्रमोटर होना चाहिए, न ही पास्ट में कभी प्रमोटर होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। तो इसमें प्रमोटर को पूरा ही हटा ही दिया डेफिनेशन से, यानी कभी भी वो पास्ट में कभी भी 5 साल 10 साल पहले भी प्रमोटर हुआ है कंपनी का या उसकी होल्डिंग का या सब्सिडरी का या एसोसिएट का, तो वो डिस्क्वालीफाई है, ओके। उसको एज अ आईडी अपॉइंट कर ही नहीं सकते। आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेकेंड पॉइंट है हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर्स। बट इसमें एक और चीज़ कवर कर दी, क्या? प्रमोटर तो नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट पॉइंट में क्लियर है, बट उससे रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, यानी प्रमोटर का रिश्तेदार वगैरह भी नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह से रिश्ता नहीं होना चाहिए उसका प्रमोटर के साथ, ओके। या फिर डायरेक्टर्स के साथ, यानी अदर डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी में उनसे किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए बेसिकली, राइट। तो कंपनी में भी नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स में भी नहीं, एंड होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर भी नहीं, सब्सिडरी के भी, एसोसिएट के भी, यानी चारों पॉइंट्स कवर कर लिए। ये जो 4 चीज़ें हैं, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन सब को कवर कर लिया है बेसिकली, राइट। सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। और अब ये कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझें तो इसको हम कह सकते हैं कैश, राइट। और मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि बार बार मैं इतने सारे कंपनीज़ के नाम लूँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी, ओके। तो अब कभी भी ये पॉइंट आएंगे तो मैं सीधा बोलूँगा कैश, ओके। और अगर कुछ और इंक्लूड करना होगा तो मैं उसके आपको बता दूंगा, बट अगर मैं खाली कैश कह रहा हूँ देन ओनली कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी तरह का जो पैसों का लेन देन है वो, ओके। तो किसी भी तरह का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन रेम्यूनरेशन, बिकॉज डायरेक्टर बना है कंपनी में तो वो रेम्यूनरेशन तो लेगा, ओके। तो रेम्यूनरेशन को एक्सक्लूड कर रखा है, बट उसकी जो टोटल इनकम है, यानी जो भी हम एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिस भी पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसकी टोटल इनकम सपोज कीजिए 10 लाख है, उसका 10% कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख से ज़्यादा का कोई भी तरह का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसका। किसके साथ? इन सब के साथ, कैश प्लस प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स, ओके। तो क्लियर है, किसी भी तरह का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा उसका 10% ऑफ हिज टोटल इनकम से ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? 10 लाख इनकम है उसकी, उसका 10% 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा
उसका कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही कंपनी के साथ, ना ही होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर उसके प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स। ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। और कब ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए? अगर मैंने 5 साल पहले किया है, 10 साल पहले किया है तो चलेगा। ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं होने चाहिए, यानी ये साल और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। तो उसमें कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो उसकी टोटल इनकम जो है उसके 10% से एक्सीड कर जाए। सिंपल। सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अब जो 1, 2, 3 पॉइंट थे अब वो क्लियर है, बट अब फोर्थ जो पॉइंट है उसमें हमने कवर किया है किसको? रिलेटिव्स को, राइट। तो रिलेटिव्स को जो कवर किया है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे। यही बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। और ये जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर भी 4 पॉइंट्स है। ओके, तो 4 पॉइंट है। सबसे पहला देखते हैं, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश। कैश, ये कैश पैसा नहीं है, ये कैश कौन सा है? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। ओके, यानी किसी भी तरह का जो यानी जो रिलेटिव है उसका कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में। ओके, कब? इमीडिएटली 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर, सेम चीज़ है, राइट। तो ये क्लियर है। बट एक लिमिट दी है रिलेटिव को, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल उसके रिलेटिव ने सिर्फ 1000-5000 रुपये के शेयर्स खरीद रखे हैं, देन ये तो गलत है ना। तो डेट्स वाई एक लिमिट है। अब द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ओके, ऑफ द कैश कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। ओके, तो रिलेटिव 50 लाख तक की फेस वैल्यू के शेयर्स भी नहीं, सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी इज़ द ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म क्यों? बिकॉज सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, डिवेंचर्स भी आते हैं और भी कई सारे बॉन्ड्स वगैरह सब आते हैं, बट शेयर्स में खाली शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस या इक्विटी। ओके, तो सिक्योरिटी इज़ अ ब्रॉड टर्म। तो फेस वैल्यू कितनी है? 50 लाख, यानी 50 लाख के फेस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए सिक्योरिटीज़। ओके, अगर 50 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ खरीद रखी है किसी रिलेटिव ने, देन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, तो और क्या है? सेकंड, यानी एक और कंडीशन भी है, दोनों को फुलफिल करना है हमें, बिकॉज बीच में और लगा हुआ है। ओके, तो 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 2%, उससे ज़्यादा का वो रिलेटिव जो है वो होल्डिंग नहीं होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, फोर्थ का फर्स्ट सब पॉइंट है ये। ओके, सेकेंड पॉइंट है, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू कैश। कैश आपको समझ में आना चाहिए, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, या फिर उनके जो प्रोमोटर है या डायरेक्टर्स। ओके, यानी जो भी रिलेटिव्स है वो इंडेप्टेड का मतलब वो उन्होंने पैसा ले रखा है इनसे। किन से? कंपनी से या एसोसिएट से या सब्सिडरी से या होल्डिंग से या प्रोमोटर से या डायरेक्टर से। ओके, इन सब में से किसी से भी कैश ले रखा है, कितना? इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, यानी इन एक्सेस ऑफ 50 लाख जैसे ही लेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, टू एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। और कब चेक करना है हमें? ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो 50 लाख की लिमिट है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो सेम टू सेम वही है, बस उसमें इंडेप्टेड की जगह गारंटी है। ओके, यानी थर्ड पार्टी गारंटी जो दी जाती है ना, तो उसके रिलेटिव ने कोई गारंटी तो नहीं दे रखी है किसी थर्ड पार्टी के लिए, राइट। तो उस केस में भी सेम लिमिट है 50 लाख और टाइम पीरियड भी वही है, ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, एक बार पढ़ लेता हूँ। नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टेड ऑफ अ थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन की इंडेप्टेड, यानी थर्ड पर्सन ने कंपनी से कोई पैसा ले रखा है और वो जो रिलेटिव है उसने गारंटी दे रखी है उस चीज़ की। ओके, तो इसमें भी क्या है? 50 लाख की लिमिट है, और अगर 50 लाख से एक्सीड हो जाती है गारंटी, देन वो जो पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, बिकॉज उसके रिलेटिव ने गारंटी ले रखी है इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज़ और ड्यूरिंग 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर।
बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये जो है ना, यहाँ पे कैश यानी कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग था, या फिर उनके प्रोमोटर या डायरेक्टर्स, यानी प्रोमोटर और डायरेक्टर किसके, इन सब के, यानी एसोसिएट कंपनी के भी डायरेक्टर्स, सब्सिडरी के भी, होल्डिंग के भी। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश और देयर प्रोमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। ओके, यानी जो प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स है यहाँ पे होल्डिंग कंपनीज के लिए है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लास्ट पॉइंट मतलब फोर्थ पॉइंट जो है उसका फोर्थ पॉइंट है ये, राइट। यानी फोर्थ पॉइंट के 4 पार्ट है, 3 मैंने करा दिए, चौथा ये है। नन ऑफ हिज रिलेटिव हैज़ एनी अदर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद कैश कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग। तो अब इसमें क्या है ना, बाकी सारे तरह के पेक्यूनरी रिलेशनशिप कवर कर दिए। ओके, अब इसमें क्या होगा, 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शन 1, 2, 3। यानी 1, 2, 3 में हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस पढ़े और भी कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हो, उन सबको मिला के वो जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू आएगी वो 2% या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसका, कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम। ओके, यानी ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेबल होगा, तो या तो टर्नओवर होगा या टोटल इनकम होगी। तो टर्नओवर फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो उसका 2% निकालेंगे, तो जो 2% आएगा उससे ज़्यादा कि फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है वो नहीं होना चाहिए, यानी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें हम वो 3 पॉइंट जो हमने पहले पढ़े वो भी कवर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और भी अगर कोई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनी अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप, यानी 1, 2, 3 में जो भी हमने पढ़ा उसके अलावा भी कोई है वो उनको भी ऐड कर देंगे। टोटल उसका 2% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यही लोग आके कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो ये जो फोर्थ पॉइंट का फोर्थ पार्ट है, तो इसको आपको ढंग से पढ़ना है और ढंग से समझ के इंटरप्रेट करना है। ओके, तो अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट के भी 4 पॉइंट है। पहला केएमपी और एम्प्लॉय, दूसरा फर्म, तीसरा वोटिंग पावर, चौथा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, राइट। अब ये जो पॉइंट्स है ये मैंने लिखे हैं बिकॉज ये आपको लिखने नहीं है, एग्जाम में आपको क्या लिखने हैं, ये वाले पॉइंट्स, राइट। तो ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए लिखे हैं। पहले भी जितने भी ये ब्लैक शेप में पॉइंट्स आए हैं वो सारे आपको याद करने के लिए। ओके, तो पहला केएमपी और एम्प्लॉय का देखते हैं। तो पहले में क्या है, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड और हैज़ हेल्ड द पोजिशन ऑफ अ केएमपी और इज़ और हैज़ बीन एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट को भी कवर किया है एंड पास्ट को भी कवर किया है। ओके, तो ना ही वो अभी होना चाहिए ना पहले कभी होना चाहिए, बट पहले कभी में भी कब, 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, यानी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स की बात हो रही है। ओके, तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में ना वो केएमपी होना चाहिए ना एम्प्लॉय होना चाहिए। ओके, नहीं वो ना उसका रिलेटिव। बट इन केस ऑफ रिलेटिव के लिए ये एग्जेम्प्ट किया है, बिकॉज रिलेटिव के केस में क्या है, अगर वो एम्प्लॉय है छोटा मोटा कंपनी में तो रिलेवेंट नहीं है ज़्यादा, राइट। तो इसीलिए क्या है, द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ओके, बट किसके लिए, ओनली एंड ओनली फॉर रिलेटिव, राइट। अगर वो खुद एम्प्लॉय है कंपनी में लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, देन ही कांट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट है फर्म का। तो वो नहीं नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और अ पार्टनर। किसका, अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरीज या फिर कॉस्ट ऑडिटर्स ऑफ द कैश। ओके, यानी कंपनी का जो भी फर्म है, यानी कंपनी के जो फर्म होती है ना जो टैक्स वगैरह संभालती है, या फिर सीएस वगैरह, ये जो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज या फिर कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं, तो उनकी जो फर्म्स होती है वहाँ पे भी वो ना ही प्रोपराइटर होना चाहिए, ना ही क्या कहते हैं पार्टनर होना चाहिए, ना ही वो एम्प्लॉय होना चाहिए। ओके,
और सेकंड क्या है, तो अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में पहले में तो अपन ने क्या पूरा ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कोई भी फर्म में आप सीए की फर्म या सीएस की फर्म या सीएमए की फर्म में वो एम्प्लॉय वगैरह होना ही नहीं चाहिए, ओके। बट सेकंड केस में क्या है, कोई भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म है अगर, तो वो एम्प्लॉय हो या प्रोप्राइटर हो तो चलेगा, बट उसका जो ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ वो कितना होना चाहिए, 10% से कम। अगर 10% या उससे ज़्यादा है उस फर्म का ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ, देन ही कांट बी एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज ट्रांजैक्शन उसके जो है वो 10% या उससे ज़्यादा है, तो वो इंडिपेंडेंस आई कहाँ, राइट। तो इसीलिए वो फर्म अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, या फिर उसका पार्टनर भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ओके। तो दिस इज़ वाई सेकंड केस में रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड केस में क्या एक लिमिट दे रखी है 10% की, बट इन फर्स्ट केस देयर इज़ नो लिमिट, ओके। वो हो ही नहीं सकता उस फर्म में पार्टनर, प्रोप्राइटर या फिर एम्प्लॉय, ओके। और किस में ये कैश को आपको ध्यान रखना है, ओके। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और कब, इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। अगर 3 साल के पहले वो एम्प्लॉय वगैरह है तो चलेगा, बट इन 3 प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स अगर वो एम्प्लॉय या पार्टनर या प्रोप्राइटर है उस फर्म में, देन नहीं चलेगा, उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, ओके। एंड सी पॉइंट क्या है, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड करके रखिए सिक्योरिटीज़ कितनी, 2% या उससे ज़्यादा, यानी सिक्योरिटीज़ भी कौन सी, वोटिंग पावर वाली, राइट, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स वगैरह अगर वो वोटिंग राइट्स उसमें इंक्लूड है तो उसमें 2% या उससे ज़्यादा की टोटल वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए कंपनी में, राइट। और वो भी टुगेदर, यानी एक साथ उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्होंने अगर 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर हेल्ड करके रखी है, देन ही कांट एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके। न ही वो खुद उसके खुद के पास होनी चाहिए, न ही उसके रिलेटिव के पास होनी चाहिए, कुल मिला के कितनी, 2% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी जहाँ पे वो अपॉइंट होने जा रहा है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड लास्ट पॉइंट इज हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर डायरेक्टर या वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसका, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिससे, यानी जिसको हम, जो कंपनी है वो पैसा देती है कितना, 25% या उससे ज़्यादा, राइट। यानी जो एनपीओ है उसकी रिसिप्ट 25% या उससे ज़्यादा की है फ्रॉम द कंपनी, या फिर कंपनी के प्रोमोटर्स, या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ओके। या फिर और डेट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, यानी वो एनपीओ जो है उसने होल्ड करके रखी है कंपनी में 2% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो उस एनपीओ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या डायरेक्टर है, ओके। तो 2 चीज़ें कवर की एनपीओ में, क्या, अगर वो एनपीओ का 25% या उससे ज़्यादा का जो रिसिप्ट है वो कंपनी से आता है, ओके, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है, और वो जो एनपीओ है उसका वोटिंग पावर है कंपनी में 2% या उससे ज़्यादा, ओके। तब क्या होगा, तो वो जो एमपीओ है, उस एनपीओ है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ओके। तो यू कैन रिलेट, बिकॉज अगर 25% से ज़्यादा की रिसिप्ट आ रही है एनपीओ की उस कंपनी से, तो फिर इंडिपेंडेंस रही कहाँ, और बिकॉज वो एनपीओ का डायरेक्टर है तो उसकी तो इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं रही, उसका एनपीओ पूरा डिपेंड हो रहा है कंपनी पे, राइट। तो दिस इज़ वाई ये पॉइंट है, ओके, एनपीओ वाला। अब नेक्स्ट जो है वो काफ़ी ब्रॉड पॉइंट है, बिकॉज इसमें क्या है, हु पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 5, यानी अदर जो भी क्वालिफिकेशंस गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी तो वो इसमें आएगी, ओके। तो वो क्या हो सकती है, उसके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, 1 और मोर फील्ड, फाइनेंस में भी होना चाहिए, लॉ में भी हो सकता है, सेल्स में भी, मार्केटिंग में भी, ओके। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन, तो दैट्स वाई इसको अदर क्वालिफिकेशंस में डाला गया है, यानी कंपनी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी अदर क्वालिफिकेशन अगर चाहिए तो वो भी होनी चाहिए उस डायरेक्टर में, ओके। सो दिस इज़ द 6th पॉइंट। तो ये था हमारा
सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। तो होप आपको समझ में आ गया होगा।